Assalamu alaikum, Ababil 1 English language course. I hope you're all doing well and I welcome you to your Ababil English session over the weekend. First of all, I am grateful to all of you कि आपने weekend पे जो है वो join किया है. Thank you so much for taking out time for your course. Okay, आज मैं आपको model verbs के बारे में बताऊंगी और जो model verbs हैं वो हमने basically 3 days में cover करने हैं. We will give 3 days to this topic because there are quite many modal verbs ताकि आपको उनका आइडिया हो जाए. मैं आपको बताऊंगी टेंस के बारे में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में हमने ये टेंस कौन कौन सा टेंस जो है वो मॉडल वर्ब्स के साथ यूज होता है इन प्रेजेंट, इन पास्ट एंड इन फ्यूचर, और इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के यूजेस क्या हैं. थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स का डिफरेंस. दैट ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो मेन वर्ब के साथ आते हैं सेंटेंस में, और अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होता तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो एज मेन वर्ब सेंटेंस में स्टैंड करते हैं. दे आर इंडिपेंडेंट वर्ब्स. लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं या मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो सेंटेंस में इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं करते. मॉडल वर्ब्स को हमेशा एक मेन वर्ब की जरूरत होती है सेंटेंस में. इफ द मेन वर्ब इज एब्सेंट इन द सेंटेंस, द मॉडल वर्ब विल नॉट बी एबल टू स्टैंड. मॉडल वर्ब अकेला सेंटेंस को मीनिंग नहीं दे सकता. उसके अंदर मीनिंग ही नहीं है. वो डिपेंड करता है एक मेन वर्ब के ऊपर अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. तो हम मस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं. मस्ट इज अ मॉडल वर्ब. इसके मैं आपको यूजेस बताऊंगी अभी. जब हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, अच्छा एक बात और, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं प्रेजेंट टेंस में सबका एक ही रूल है कि उन्होंने किस तरह यूज होना है. जो रूल, जो फॉर्मूला मैं अभी आपको बताऊंगी, सारे मॉडल वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में इसी फॉर्मूले के साथ आते हैं. और फ्यूचर में भी जो रूल बताऊंगी वो भी सब मॉडल वर्ब्स के लिए सेम है. और जो पास्ट का बताऊंगी वो भी सब मॉडल वर्ब्स के लिए सेम है, विच मीन्स कि एक स्पेसिफिक रूल है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का, और सब मॉडल वर्ब्स उसी रूल के साथ यूज होते हैं. तो अब ये जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. मस्ट जो है वो प्रेजेंट टेंस में बेयर इन्फिनेटिव के साथ आता है. बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म. जो आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसका दूसरा नाम होता है बेस फॉर्म. जो आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसका दूसरा नाम होता है इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव. तो ये जो 3 नेम्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये 3 नेम्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हैं. ठीक है. प्रेजेंट टेंस में आप मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट गो, यू मस्ट ईट योर सैंडविच, यू मस्ट मीट योर फ्रेंड, he must drive the car safely, they must travel from Karachi to Lahore next month. आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है. मस्ट के साथ, मस्ट में जो है कोई चेंज नहीं आ रही. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ MUST मस्ट लगेगा और उसमें कोई चेंज नहीं आएगी. और मस्ट के साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं इन प्रेजेंट टेंस. फ्यूचर टेंस, अगेन फ्यूचर टेंस में दोबारा मस्ट के साथ बेयर इन्फिनेटिव आएगा, व्हिच मींस कि मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. अब आप ये कहेंगे कि हमें ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा? मस्ट जो है वो प्रेजेंट टेंस में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आ रहा है और फ्यूचर टेंस में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आ रहा है. सो वेयर इज द डिफरेंस? The difference lies in the use of the words tomorrow, the next day, day after tomorrow, um, next week, next month, after 1 year. He must visit his friend tomorrow. अब फ्यूचर टेंस में भी आपने मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम बेस फॉर्म कहते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं. मैं ये रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम ये जो वर्ड्स यूज करते हैं, ये जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं, ये क्या है. रेपिटेशन का मतलब ये है कि आपके माइंड में क्लियर हो जाए सारी बात. अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन होती है, यू आर ऑल द टाइम वेलकम टू आस्क क्वेश्चन. सो ही मस्ट विजिट हिज फ्रेंड टुमारो. टुमारो यहाँ पे आपको फ्यूचर शो कर रहा है.
विच मीन्स कि प्रेजेंट टेंस में भी आपने मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और फ्यूचर टेंस में भी आपने मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। पास्ट टेंस जब आएगा उसमें हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। must have gone, must have done, she must have cooked the meal, he must have driven the car, they must have designed a new building, I must have met my friend, uh, the cat must have um, drunk the milk. Third form is drink, drank, drunk. So the cat must have drunk the milk. जब आप पास्ट टेंस यूज करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ तो उसके साथ आपने हमेशा हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। She must have picked the child from school. So ये आपका must है with present, future and past. Next is should. Should जो है वो probability शो करता है। probability का मतलब होता है कि कोई एक्शन होना है तो उसके होने के चांसेस कितने स्ट्रांग हैं, उसमें लाइकलीनेस है, इज द एक्शन लाइकली टू हैपन, what is the percentage whether it is strong, whether the chances are strong or the chances are weak कि वो एक्शन होगा या नहीं। we believe it to be true, so not 100% sure about the action। आप एक्शन के बारे में 100% जो है वो श्योर नहीं है। प्रेजेंट और फ्यूचर में आप देखें, आप वी बिलीव इट टू बी ट्रू का मतलब ये कि हम सोचते हैं कि ये सच है, ये केस, ये सिचुएशन, ये सिनेरियो सच है, लेकिन 100% उस एक्शन के होने के चांसेस एग्जिस्ट नहीं करते। For example, she left 2 hours ago. She should be here by now. In present tense, you will use first form of verb with the modal auxiliary verb should. If they take the car, they should arrive by 3 o'clock. 3 o'clock यहाँ पे upcoming future time को show कर रहा है। So present and future में आपने modal auxiliary verb के साथ first form of verb use करनी है। Future को indicate करने के लिए आपने ये words use करने हैं, tomorrow, the next day, after 1 year, next month, after a few days, tomorrow morning, something like that, ठीक है। Past में should have plus past participle. I didn't know she is sick. We should have offered to take her to the hospital doctor. So probability है कि अगर वो हमें तो नहीं पता था कि वो बीमार है, अगर वो हमें बता देती तो हम उसको डॉक्टर के पास ले जाते। ये लास्ट सेंटेंस का मतलब है। और यहाँ पे probability शो हो रही है कि अगर हमें ये पता होता तो एक्शन के होने के चांसेस लाइकली थे, लेकिन क्योंकि वीक हैं बिकॉज शी डिड नॉट टेल अस दैट शी इज सिक। आई होप कि यहाँ तक आपको जो है वो पॉइंट क्लियर हो रहा है। आपने फोकस इस बात पे करना है कि आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कौन सा वर्ब यूज कर रहे हैं और सेंटेंस का ऑर्डर क्या है। कैन जो है वो पॉसिबिलिटी शो करता है कि एक एक्शन की पॉसिबिलिटी कितनी है, और इसमें आप हमेशा जेन्युइन स्टेटमेंट्स जो हैं उनके बारे में पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं। जेन्युइन स्टेटमेंट्स अबाउट समथिंग पॉसिबल। तो दीज 3 एग्जांपल्स जो यहाँ पे लिखी हुई है ये आपको एक जेन्युइन स्टेटमेंट बता रही हैं। ये जेन्युइन मतलब दिस इज समथिंग दैट इज ट्रू। पीपल कैन बी रियली रूड, राइट, इजंट इट सो? ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है दैट लोग जो हैं वो रूड होते हैं, वो हो सकते हैं रूड, ये पॉसिबिलिटी है। बी केयरफुल बिकॉज इट कैन बी डेंजरस ऑन रोड्स एट नाइट। तो रात के टाइम पे ऑफ कोर्स सिचुएशन जो है वो पॉसिबिलिटी यही शो करिए कि अगर आप 12 o'clock या आफ्टर मिडनाइट व्हेन यू विल गो आउटसाइड, द चांसेस आर दैट like there is danger on the road. So this is a possibility. It can be really hard to find a partner to practice English with. I'm sure we all agree with this last point कि हमारे लिए कितना मुश्किल है किसी ऐसे पार्टनर को सर्च करना जिसके साथ हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकें। So I hope that you understand कि इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो हो रही है। So can जो है वो पॉसिबिलिटी शो करता है, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स से रिलेटेड होता है, ये यूज होता है इसमें जहाँ पे जो जेन्युइन होती हैं, जिनका रियलिटी से कनेक्शन होता है। पॉसिबिलिटी, अच्छा जी, कुड
could जो है ये वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि can का past है। आप can को past में जब यूज करते हैं तो आप उसको could में कन्वर्ट कर देते हैं। I remember winters in Canada, weeks could go by without seeing the sun. तो यहाँ पे possibility show हो रही है, मतलब possibility towards being negative, impossibility की तरफ ज्यादा है कि winters में जब Canada में जब winters होते हैं, so possibility to see the sun is very low. So this is towards being a zero possibility because winters वहाँ पे इतने ज्यादा होते हैं. So the winters were so long, I could hardly get a chance to enjoy a sunny day. I was so busy in my job that I could not meet my best friend. तो यहाँ पे possibility show हो रही है past में कि उसका जो strength है वो strong है या weak है, ठीक है। अब जब आप possibility की बात करते हैं जिसमें uncertainty आ जाती है या unsurety आ जाती है, something that is not sure, something that is not certain, वो action जो है वो present या future में confirm नहीं है, उसमें towards being less possible वो chances हैं। जब less possibility होती है तो आप could, might और may जो है वो यूज करते हैं, और अभी हम could, may और might जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। One minute please. मे और माइट का जो डिफरेंस है वो भी अभी हमने डिस्कस करना है। अच्छा जी, why its first form in the first part I remember winter in Canada first form I remember winters in Canada, क्योंकि ये present tense है first sentence, मुझे अभी याद है कि कनाडा के winters कैसे थे। I remember winters in Canada, मुझे याद है। So this is simple present tense and you're using the first form of verb with I. Weeks could go by without seeing the sun. ये तो present की बात हो रही है ना कि अब मुझे याद है कि कनाडा के winters कैसे थे। I hope it is clear, Mr. Hassan. Okay, so there is a chance that something will happen. अच्छा जी, chance है कि action जो है वो होगा। Let's see कि chance जो है वो कितना strong है। Modal verb is followed by bare infinitive verb form. So in your present tense you use the first form of verb, and in your future as well you use the first form of verb with the modal verbs. If you wait near the street, you could see the ice cream man passing by. Using could afterwards is okay. Yes, because we are in the present now. I remember I remember winters in Canada, weeks could go by without seeing the sun. Yes, because हम possibility की बात कर रहे हैं कि वहां पे possibility कितनी कम थी कि सूरज नजर आता था या नहीं। सूरज नजर आने की possibility की बात हो रही है कि वो बहुत कम थी। weeks could go by, weeks गुजर जाते थे, possibility नहीं होती थी कि हमें सूरज नजर आए। तो मुझे अभी तक याद है कि winters कनाडा में कैसे थे। Yes, this is correct. आपने जब weak possibility की बात करनी होती है, when the possibility is really weak and it's just hanging with a thread, then you can use the word could. मैं आपको could का use यहाँ पे explain कर रही हूँ। past tense में हम could use कर रहे हैं next part of the sentence में, लेकिन present में वो ये show कर रहा है कि मैं याद कर रहा हूँ कि winters जो थे, या मैं याद कर रही हूँ कि कनाडा के winters किस तरह के थे। weeks गुजर जाते थे और हमें सूरज नजर नहीं आता था। ऐसे आप बात करते होते हैं। If you wait near the street, you could see the ice cream man passing by. अब आप ये सेंटेंस देख लें, ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। If you wait near the street, अब आप कहेंगे यहाँ पे भी तो हम प्रेजेंट टेंस यूज करें, नेक्स्ट पार्ट में हम could यूज करें। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। मैं आपको कंडीशनल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी बताऊंगी। The winters were so long. It depends on the structure. Mr. Ehsan, you can use the present as well and you can use the past as well. So the winters were so long because we are not talking about the present winters. We are talking about the winters that are gone by. Maybe it was last year, maybe it was 10 years back.
बट व्हेन आई एम सेइंग आई रिमेंबर विंटर्स इन कनाडा, तो वो तो मैं अभी याद कर रही हूँ, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी आई रिमेंबर्ड विंटर्स इन कनाडा। अब मैं भूल चुकी हूँ, मुझे कुछ देर पहले याद था कि कनाडा में विंटर्स कैसे थे, तो फिर आप ये कह सकते हैं आई रिमेंबर्ड विंटर्स इन कनाडा। बट नाउ आई रिमेंबर दैट व्हाट वर द winters like in Canada, and weeks they just passed by without seeing the sun. The winters were so long, तो हम past के winters की बात करें इसलिए हम यहाँ पे were use करेंगे। I was so busy in my job that I could not meet my best friend. मैं ये भी कह सकती हूँ आई एम सो बिजी इन माई जॉब दैट आई कैन नॉट मीट माई बेस्ट फ्रेंड, फिर मैं प्रेजेंट में बात कर रही हूँ। लेकिन रिमेंबर वर्ड ही ये है जिसके बारे में आप अभी प्रेजेंट में बात करें कि मुझे अभी याद है कि वीक्स जो हैं वो विदाउट सीइंग द सन दे यूज्ड टू गो बाय इन द पास्ट। बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस हम कोई प्रेजेंट में बात नहीं करें, हम बात ही पास्ट ही कर रहे हैं, तो हम उसके लिए पास्ट टेंस यूज करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट है, इफ यू वेट नियर द स्ट्रीट यू कुड सी द आइसक्रीम मैन पासिंग बाय। मिस्टर एहसान, हम इसके बारे में व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे। आई एम गोइंग टू शेयर सम एग्जांपल्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप बिकॉज आई डोंट वांट यू टू स्टे कंफ्यूज्ड। तो अभी हमारा जो है टाइम जो है वो लिमिटेड है, इसमें मैंने ये कंप्लीट करना है। आपके जो जो क्वेश्चंस हैं वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में दोबारा सेंड करें और हम फर्दर एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करें, राइट। एग्जाम्पल्स तो बहुत सी मिल जाएंगी, वी कैन डिस्कस देम एंड वी कैन क्लियर दिस पॉइंट कि यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट क्यों यूज हो रहा है। इफ यू वेट नियर द स्ट्रीट यू कुड सी द आइसक्रीम मैन पासिंग बाय। ये मैंने आई थिंक फोर्थ या थर्ड टाइम ये सेंटेंस जो है दोबारा पढ़ा है। ओके इसमें ये शो कर रहे हैं कि एक्शन की अनसर्टेनिटी जो है वो कितनी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट आई वांटेड टू ईट एन आइसक्रीम एंड आई वाज फीलिंग like I had a craving for ice cream during the in the afternoon, and I told my mother that I want to have an ice cream. So she said this that you can go and stand outside in the street because the ice cream man will probably pass by. अब probability उसकी कितनी strong है, क्या उसमें possibility है, क्या आइसक्रीम मैन जो है वो वहां से गुजरेगा या वो गुजर के जा चुका है, क्या पता उसकी आइसक्रीम ही फिनिश हो गई हो और मुझे मिले ही ना। So what I did was that I went outside and I waited near the street, but the ice cream man did not come. So यहाँ पे unsurety और uncertainty show हो रही है। वो कह रहे हैं if you wait near the street, अगर आप वहां वेट करेंगे तो possibility है कि आपको शायद आइसक्रीम मैन जो है वो मिल जाए। तो ऐसी कंडीशन में अनश्योरिटी और अनसर्टेनिटी शो होती है। मैं आपको कंडीशनल 1, कंडीशनल 2 और कंडीशनल 3 के रूल्स बताऊंगी जिसमें ये इफ सेंटेंसेस, इफ क्लॉजेस होते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि जब आप कंडीशन की बात करते हैं उसमें आप सेकेंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल में कुड यूज करते हैं और फर्स्ट कंडीशनल में आप विल यूज करते हैं। तो ये 3 कंडीशनल्स हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। दे माइट अराइव बिफोर लंच। माइट एक सेंटेंस है दे माइट अराइव बिफोर द लंच, और एक सेंटेंस है दे मे अराइव बिफोर द लंच। जब आप माइट यूज करते हैं तो उसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है, उसके चांसेस बहुत वीक है, very less likely. It is a little bit chance that yes this might happen, but ज़्यादा chances यही है कि वो lunch से पहले नहीं पहुंचे। अगर हम कहें they may arrive before the lunch, so in comparison to might the chances are strong, but even then unsurety or uncertainty exist करती है जब आप may और might use करते हैं। It is not strong. इन 2 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत वीक है। लेकिन जब आप मे और माइट को कंपेयर करते हैं तो मे के कंपैरिजन में माइट की जो स्ट्रेंथ है वो और भी कम है। माइट के साथ चांसेस 0 है, मतलब इट्स इक्वल टू 0। आई मे नीड टू बोरो योर कार। सो टुडे व्हाट हैपेंड वाज दैट आई हैड टू गो टू माय फ्रेंड्स प्लेस, और जब मैंने इंजन जो है वो स्टार्ट किया तो कार जो है वो बिल्कुल जैम हो गई, और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। So I asked my friend that I may need to borrow your car because my car is just not like there's some problem with that. तो मैंने उसको रिपेयर के लिए दे दिया। So I may need your to borrow your car in case अगर मेरी कार जो है मैं उसको रिपेयर करवा रही हूँ, अगर वो ठीक ना हुई, उसको टाइम लगा, तो हो सकता है कि मैं आपकी कार लूँ। तो यहाँ पे अगेन may need का मतलब ये है
कि हो सकता है कार जो है वो ऑन टाइम आ जाए, सो चांसेस आर लाइक देयर इज अनसर्टेनिटी, हो सकता है मैं लूं बट ज्यादा चांसेस हैं कि मैं नहीं लूंगी, ठीक है। We may go on holiday in summers, we might go on holidays in summer. May show कर रहा है कि yes some chances exist, but might के chances जो हैं वो बहुत कम है. It could rain this afternoon. So it could rain. I think that the sky is a little cloudy. So I think हो सकता है कि आज जो है बारिश हो जाए, लेकिन uncertainty और unsurety के साथ मैं ये कह रही हूँ. It may rain this afternoon. It might rain this afternoon. So I hope the difference is clear now. पॉसिबिलिटी जब आप पास्ट में शो करते हैं तो कुड, माइट और मे के साथ क्या स्ट्रक्चर यूज होता है? हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट में आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. पास्ट पार्टिसिपल इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. They might have finished dinner by now. We are worried something could have happened to you. So finished is the third form of verb. Have is used over here, and then happened with have. So this is the structure when you're going to use these three modal auxiliary verbs. इसके जो uses हैं वो हमने discuss कर लिए कि ये किस situation में use होता है और इसकी possibility क्या होती है. Impossibility जब unlikely है, chance बहुत small है, hardly any chance के action होगा. Cannot या फिर could not. Present और future में आप cannot use करेंगे और past में आप could not use करेंगे. What is the short form and what is the pronunciation? Cannot, can't, could not, couldn't, और एक could not have है क्योंकि हमने जो है वो perfect tense use करना है. Couldn't have, could not have की जो contraction है वो है couldn't have. I think he was go. This sentence is correct. No, this sentence is not correct, Mr. Hamid. I think he went away. I think he, ये जो मैंने आपको भेजा, I think he went away, ये simple past tense है. अगर मैं कहूँ I think he has gone or he has left, this is present perfect tense. I think he was go तो कुछ भी नहीं है, ये wrong है. अगर आप he was कहेंगे तो वो फिर आपका जो है continuous tense आएगा. I think he was going to the market. यहाँ पे आपका past continuous, क्योंकि आप was verb जो है वो continuous tense में जब use करते हैं तो उसके साथ आपका ing आ जाता है verb के साथ. I hope it is clear. You can't be serious, you cannot be serious. अच्छा, अब जब आप कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं, नॉर्मली कहा जाता है कि जो फॉर्मल आपकी राइटिंग होती है उसमें आप कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं करते, बट हम यहाँ पे वर्बल, ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए ये वर्बल कम्युनिकेशन की हैं. इन रिटन यू कैन यूज कॉन्ट्रैक्शंस एज वेल, बट हम जब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो कहाँ यूज होती हैं. यू कांट बी सीरियस. फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे कहा है कि I lost your new mobile. आप मुझे कह रहे हैं कि I lost your new mobile. You gave it to me and I had to use it and I don't know what happened and I have lost your new mobile. And in response I say, you can't be serious. You can't be serious का जो emphasis और जो strength है वो full form के साथ नहीं आता. अगर मैं कहूँ you cannot be serious, oh my god, you cannot be serious is a correct expression, लेकिन जो धचका और जो अटैक या कोई इफेक्ट जो आता है वो आपका कॉन्ट्रैक्शन के साथ आता है. यू कांट बी सीरियस, व्हाट आर यू सेइंग? सो व्हेन वी टोल्ड देम they'd won, maybe a team won a match or they won they have won something, कुछ कोई गेम जीती है उन्होंने या कोई हुआ है, लेकिन वो यकीन नहीं कर रहे, so they couldn't believe it. अगर आप कहें they could not believe it, उसका जो एक इफेक्ट आता है ना, जो एक इंटरेस्टिंग और एक धमाकेदार इफेक्ट है, वो आपका फुल फॉर्म के साथ नहीं आता. So you can't be serious about this. Come on. They couldn't believe what you were saying. So contraction का यहाँ पे emphasis जो है
वो मीनिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें अनलाइकली और इम्पॉसिबिलिटी जो होती है, अनलाइकलीनेस ऑफ एनी एक्शन, दैट इज एम्फसाइज्ड व्हेन यू यूज कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा जी, सो सर्टेनिटी के लिए आप विल और वोंट यूज करते हैं। विल इज यूज्ड फॉर सर्टेनिटी, won't, that is the short form of will not, is used for uncertainty. When you're confident about something with a reason to believe it, जब आपको पता है, आप confident हैं किसी बात के बारे में और आपके पास उसका reason है, तो फिर आप must या should use करते हैं. Talking about something generally that's possible. Generally, he can do it. You can drive a car. You cannot drive a car. You can't do this. तो आप जनरली किसी बात के बारे में बात करते हैं कि उसमें पॉसिबिलिटी है या नहीं है, तो आप कैन या कांट यूज करते हैं. नॉट सर्टन बट इट इज पॉसिबल. नॉट सर्टन पॉसिबिलिटी है, लेकिन सर्टेनिटी जो है वो बहुत माइनर लेवल की है. मे, माइट एंड कुड. So all these modal auxiliary verbs, they stand with different meanings and you just need to have an idea that how you to use them. So आपको structures मैंने बताए हैं. For the time being, what you have to do is that try to practice using these structures in your assignment. Share one experience of your life regarding possibility and probability. You have to write 2 separate paragraphs. In one paragraph, you will use, तो हमने आज ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की हैं, आपने इनको यूज करना है. आप देखेंगे कि कौन कौन से वर्ब्स जो हैं वो पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं और कौन कौन से वर्ब्स जो हैं वो प्रोबेबिलिटी शो कर रहे हैं. और आपने उन दोनों के बारे में जो है either one model auxiliary or 2 or 3, जितने आप यूज करना चाहते हैं, जितने एग्जिस्ट करते हैं हर कैटेगरी में, आपने सेपरेटली कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है और आपने ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करने हैं. या कोई इमेजिनरी स्टोरी राइट कर लें, इमेजिनरी कोई create कर लें कुछ using these modal auxiliary verbs. So that is all for now, and if you have any questions related to the topic, you can forward them in the WhatsApp group and I'm going to answer you. That is all for today. Thank you very much for joining on Saturday, and if you won't mind, I'll take your class tomorrow as well, because it is just 30 minutes. I'm sure that you can invest your 30 minutes in the language course. और अगर आप जो है वो लाइव सेशन अटेंड नहीं कर सकेंगे तो मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगी, बिकॉज यू विल हैव योर क्लास टुमारो. That is all for now. Thank you very much for joining. Take very good care of yourself and have a happy Sunday. Allah Hafiz and bye-bye.